अभी तक हमने बात किया था इंडेक्स नंबर के अंदर कि आखिर इंडेक्स नंबर की कौन कौन से मेथड्स होते थे। तो हमने बताया था उसके दो मेथड है, एक था आपके पास सिंपल इंडेक्स नंबर वाला और दूसरा था आपका वेटेड। सिंपल इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करेंगे ना तो इसके अंदर दो मेथड है आपके, सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा था आपका बहुत बढ़िया सिंपल एवरेज वैल्यू मेथड, सरल सामूहिकरण विधि और सरल अनुपात मूल्य विधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एग्रीगेट मेथड के बारे में। बहुत बढ़िया फरहान, वेरी गुड। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल एग्रीगेट मेथड। इसके बारे में ऐसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था आपको, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूंगा एक बार, ठीक है। देखिए, सरल, गिर जाऊंगा क्या मैं, सरल सामूहिकरण विधि। जो अगर आपसे बोलता है ना सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो सिंपल एग्रीगेट मेथड से, सरल सामूहिकरण विधि से अगर आपको निकालना है क्या, बहुत बढ़िया मंको, अगर आपको बोलता है इस मेथड की सहायता से निकालो इंडेक्स नंबर, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या है फॉर्मूला, P01 इज इक्वल्स टू में समेशन ऑफ P1 अपॉन में समेशन ऑफ P0, ये था। अब ये P1 और P0 क्या माजरा है भाई इसका, तो इसको समझने के लिए अगर जग्गा के पास आंखें वो देख पाएगी। बहुत बढ़िया, किसने कहा ये, वेरी गुड मंडल। तो इनटू में 100 भी होता है, वेरी गुड मंडल। अब देखो अगर हम बात करें तो P0 और P1 है क्या, आपका समझना ध्यान से। तो P0 और P1 की बात करें तो जैसे कि मान के चलो हमारे पास एक प्राइस दे रखा है 2004 में और एक प्राइस दे रखा है हमारे पास 2024 में। मान के चलो हमारे पास दूठो प्राइस दे रखा है, एक दे रखा है 2004 में और एक दे रखा है 2024 में, ठीक है। तो जो 2004 में प्राइस दे रखा है, मान लो मैंने कहा 1 2 3 4 5, और 2024 में दे रखा है वो है 10 20 30 40 50। तो जो हमारा बेस ईयर का प्राइस होता है ना, यानी कि जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का प्राइस है, इस प्राइस को हम कहते हैं P0। क्या कहते हैं, P0। और जो आगे वाला करंट ईयर का प्राइस होता है इसे हम कहते हैं P1। जो बेस ईयर का प्राइस होता है उसे कहते हैं P0। जो करंट ईयर या प्रेजेंट ईयर का चल रहा है उसे हम कहते हैं आपका P1। तो सिंपल है, आपका समेशन ऑफ P1 का मतलब क्या है, इन सबको आपको प्लस करना है, 10 20 30 30 30 60 40 100 और 150। इनको प्लस करेंगे तो 3 3 6 4 10 5 15 मल्टीप्लाई में 100, 15 के बारे में कितने बार में आएगा ये आपका, तो आंसर आ गया आपका। चला भाई चीज, ये था आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड के बारे में, ठीक है भाई, समझ चीज। अब आपके पास में जो दूसरा मेथड था आपका वो था सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा जो मेथड है इसका वो कौन सा है, सरल औसत मूल्य, अभी करता हूं, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि। यानी अब हमें बात करना है सिंपल एवरेज वैल्यू मेथड। एक बार आप पहले चाहो तो इसको एक बार नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है हमारे पास वो होता है आपका सिंपल एवरेज वैल्यू मेथड। अब इस मेथड का एक बार फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है आपका, इस मेथड से अगर आपको बोलता है ना प्राइस इंडेक्स निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में n। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में n। ठीक है, इसके एग्जांपल लेते हैं अब हम, देखना समझ गया, ये आपका इसका फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में n। ठीक है, अब करेंगे कैसे, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं हमारे पास।
एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहां पर, देखना ध्यान से। मैंने वही किया कि भाई यहां पर दे रखा है आपके पास 2004 का प्राइस और ये है आपके पास 2024 का प्राइस, ठीक है। 2004 का प्राइस दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 और 5। 2024 का फर्क, 2024 का प्राइस है 10 20 30 40 50। अब देखो इसके अंदर ना सेम है, मैंने कहा जो पिछला साल का होता है ना, जो वो बेस ईयर होता है, इसको मानते हैं P0, और जो नया होता है इसको हम क्या मानते हैं, P1। अब आपको करना क्या है यहां पर, तो आपको ना यहां पर ना पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में हम क्या करते हैं, तो P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 यहां पे करेंगे। तो P1 है 10 बटे में P0 1, यानी 10 बटे में 1 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10 ही रहेगा ना। ऐसे ही 20 बटे में 2, 20 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 2 के पहाड़े में 5 बार में आएगा ना, सॉरी 10 बार में आएगा तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। समझ अच्छी भाई, दो 20 बटे में 2, P1 बटे में P0, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10, और 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। किसमें पहले का भी तो 10 में, अच्छा पहले का, सॉरी पहले का कितना जाएगा आपका 1000, सॉरी 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। फिर ऐसे 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो इसका भी कितना जाएगा। मेरा यहाँ पे मेरा एग्जांपल ऐसा ले, इसलिए मेरा सेम आ रहा है, आप लोग का अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे 40 बटे में 4 गुणे में अगर 100 करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 1000, और इसमें भी क्या आएगा आपका, समझ में आया चीज भाई, आया। अब फॉर्मूले पे देखो कैसे पुट करना है, आपको ये समझना ध्यान से। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, समेशन ऑफ किसका, P1 बटे में P0 मल्टीप्लाई में 100, यानी इस पूरी वैल्यू का सम। तो इस पूरी वैल्यू का सम कितना है हमारे पास, इस पूरी वैल्यू का सम करना है हमें, तो 1000 2000 3000 4000 और, तो समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 का मतलब है इस टेबल का सम, इस टेबल का सम, ठीक है। तो इस टेबल का सम कितना आ जाएगा, 5000 बटे में n का मतलब है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, और 5 से भाग करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, ये 1000 बार में। क्या पिछले क्वेश्चन से भी सेम आंसर आएगा, तो मैंने कहा फॉर्मूले आप कुछ भी लगाओगे आपका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। समझ आया, एक बार कर सकते हो इजी, बहुत ज्यादा फॉर्मूला पीछे दोनों ही इजी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल इंडेक्स नंबर साधारण सूचकांक के दोनों मेथड करने के बाद, यानी सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज वैल्यू मेथड दोनों करने के बाद, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक था वो था आपका वेटेड मेथड से ना, यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर यानी भारित सूचकांक संख्या, भारित सूचकांक विधि। और इस विधि से अगर हम बात करें ना, तो दो तरीके से आपके इंडेक्स नंबर निकलते हैं इस विधि से। इसके भी दो फॉर्मूले हैं आपका, एक होता है आपका सिंपल वेटेड सिंपल एवरेज, वेटेड सिंपल एवरेज मेथड, यानी कि भारित सरल औसत मूल्य विधि। मतलब सेम ऐसे था जैसे सिंपल वाले में था ना एक एवरेज वैल्यू मेथड वाला, इसमें भी है पर वेटेड सिंपल एवरेज मेथड के नाम से। और जैसे उसमें एक था ना एग्रीगेट मेथड, तो ऐसे इसमें भी आता है वेटेड एग्रीगेट मेथड, यानी भारित समूहीकरण विधि। ठीक है, जैसे उसके अंदर दो मेथड थे, इसके अंदर भी सेम वही मेथड है। जैसे उसमें था एक एग्रीगेट मेथड, तो इसमें भी वेटेड वाले में एग्रीगेट मेथड है। और जैसे उसके अंदर था ना आपका सिंपल एवरेज मेथड, तो इसमें वेटेड सिंपल एवरेज मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे सिंपल एवरेज मेथड के बारे में। तो समझिए, मतलब जैसे उसमें था ना सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर भी दो मेथड थे, एक सिंपल एग्रीगेट मेथड था सरल सामूहिकरण विधि, और दूसरा था आपके पास सिंपल एवरेज मेथड। तो इसमें वेटेड लग जाता है उनके आगे, बस वेटेड वेटेड। ठीक है, भारित। अब दोनों को करना है, इसका भी करना है और इसका भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं
वेटेड सिंपल एवरेज मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेड सिंपल एवरेज मेथड। जो सरल वाले में था वो भी यहां पर ही है, बट उसमें ना वेटेड वर्ड जुड़ गया। सेम वही है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम वही है, जो लिखने का तरीका सेम वैसा ही है, बट यहां पर उसकी जगह वेटेड लग गया बस। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, भारित औसत मूल्य अनुपात विधि। अब देखो इस वाले का फॉर्मूला क्या होता है, समझना ध्यान से। तो इस वाले से अगर हम बात करते हैं कि कैसे निकलेगा आपका इंडेक्स नंबर 7.5, तो इस वाले से अगर हम बात करेंगे ठीक है, इस वाले से निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, तो P01 इज इक्वल टू में RW अपॉन में W। W मतलब यहां पर वेट है, भार है। ठीक है, आपके पास टेबल, देखो इसकी टेबल किस प्रकार से आएगी ये ध्यान देना, समझना ध्यान से। इसकी जो टेबल आती है वो किस प्रकार से आएगी, यहां पर आपको ना मान के चलो W दे रखा होगा, वेट दे रखा होगा, W मतलब वेट, भार, आपको भार या वेट दे रखा होगा, और मान के चलो वेट दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके पास 2004 का प्राइस भी दे रखा होगा, कीमत भी दे रखा होगा 2004 का, 10 20 30 40 50, और आपके पास 2020 का भी प्राइस दे रखा होगा, मान के चलो एक और टेबल में। ये हो गया मान के चलो आपका 20 30 40 60 और 100, ऐसा कुछ आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो W दे रखा है आपके पास एक पिछले साल का प्राइस दे रखा होगा और एक आपके पास करंट वाला प्राइस दे रखा होगा। पिछले साल के प्राइस को हम कहते हैं P0 और करंट के प्राइस को हम कहते हैं P1। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें ना एक टेबल बनती है जिस टेबल को हम कहते हैं R। क्या कहते हैं, इसमें एक टेबल बनेगी जिस टेबल को हम कहते हैं R, और R का मतलब पता है क्या है, सेम वही है जो हमने अभी पहले क्वेश्चन के अंदर किया था ना, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, ये R होता है हमारे पास। P1 अपॉन में P0, खुशी, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में जो 100 होता है ना, ये हमारा R होता है। अब P1 कितना है हमारे पास, 20 बटे में 10 मल्टीप्लाई में 100, 20 बटे में 10 मल्टीप्लाई में 100, 10 के पारे में 100 कितनी बार में आएगा, 10 बार में, तो 20 दाई कितना हो जाएगा आपका 200। सुनाया, ऐसे 30 बटे में 20 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, 30 बटे में 20 मल्टीप्लाई में 100, तो 20 पंचे 100 और 5 दिया 15, यानी कितना जाएगा 150। फिर ऐसे 40 बटे में 30 मल्टीप्लाई में 100 करना है, 40 बटे में 30 मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारे पास, तो 400 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 कम 3 3 तिया 9 3 तिया 9, सॉरी 3 कम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 पॉइंट, मतलब 133.3 133.3। फिर अगला 60 बटे में 40 गुणे में 100, 60 बटे में 40 गुणे में 100, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 30 बार में, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 150। फिर ऐसे ही 100 बटे में 50 गुणे में 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सुना है चीज भाई। तो सिंपल है, P1 बटे में P0 मल्टीप्लाई में 100 कर रहे हैं, ये अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 100, ये अपॉन में ये मल्टीप्लाई में 100 करके हमने निकाला है। ठीक है, सुनाया अन्य, तो ये अपॉन में ये करके मल्टीप्लाई में 100 करके आपका आंसर निकलता है ये वाला, आया दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर ना देखो करना क्या है, तो आपके पास ना एक और टेबल बनेगी, अब जिस टेबल का नाम होगा RW। RW का मतलब है क्या कि W को किससे मल्टीप्लाई करना है, R से, तो आपका ये आ जाएगा RW। W को R से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो 1 को 200 से गुना करेंगे तो 200, 2 को 150 से गुना करेंगे तो 300, 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 399 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 4 को 150 से गुना करेंगे तो 600, और 5 को 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000। ये सारा आ गया। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, तो फॉर्मूले में पुट करना है, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास,
P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ RW अपॉन में समेशन ऑफ W, ये फॉर्मूला था। तो RW का जोड़ कितना है? RW का जोड़ 500 और 600, 1100, 1100 और 1000, 2100। 2100 में प्लस कर देंगे कौन सा? 4 को 15 से गुना किया ना। अच्छा एक और जीरो आएगा, सॉरी 6000 आएगा, ठीक है बाकी ठीक है ना। अरे सही तो है, इससे मल्टीप्लाई किया है 4 को 4 से किया है 15 को, 15 चौके 60 होता है ना। 150 का है ये वाला 150, ये 150 कैसा आया? देखो P1 कितना है हमारे पास? P1 हमारा 60 है और ये ठीक है 75 आ रहा है क्या? 60 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई में 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 30 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में, ये तो आएगा 150 ही आएगा, ठीक है। सुना है चीज? मतलब आपको करना क्या होता है ना, आपको करना क्या है कि P1 बटे में P0 मल्टीप्लाई में 100 करके इसको डिवाइड करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है टर्म, और फिर लास्ट में R और W क्या है हमारे पास? R को W से मल्टीप्लाई करोगे तो RW आएगा। अब आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। RW का जोड़ कितना आया? 500 और 600, 1100, और 1100 में 1000 प्लस कर देंगे तो 2100, और 2100 में अगर मैं 399.9 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2499.9 बटे में W कितना है हमारे पास? W का जोड़ तो 2 3 3 6 4 10 5 15, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, और इनको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा हमारा कि 15 एकम 15 मतलब 150 एकम 150, लगभग कितना बच गया आपके पास? 99, 9 लगा देंगे तो 15 तो लगभग 16, और फिर आपका चला जाएगा 9, तो लगभग 16 100 कुछ करके मतलब 167 या 168 करके कुछ पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से मतलब सिंपल है। आपके पास क्या है? देखो आपके पास ना टेबल में W दे रखा होगा, आपके पास P0 भी दे रखा होगा, आपके पास P1 भी दे रखा होगा। आपको निकालना है R, और R कैसे निकलता है आपका? P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100, P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई में 100 करके, ठीक है। और RW कैसे आएगा? R और W को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका RW, और फॉर्मूले में क्या था? RW का जोड़ अपॉन में W का जोड़ कर दोगे तो आपका ये पूरा आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। तो वेटेड एवरेज वैल्यू मेथड के बाद फरहान अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर? तो अब हम पहुंच चुके हैं जो दूसरा मेथड था ना इसका, कौन सा? एग्रीगेट मेथड, सामूहिकरण विधि। तो इस विधि के अंदर ना आपके पास 3 बंदों के नाम आएंगे, लास्पियर का मेथड, फिशर का मेथड एंड पास्चे का मेथड। ये तीनों मेथड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे इंडेक्स नंबर के अंदर ये जो 3 मेथड जो अब कराने जा रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। लास्पियर का मेथड, पास्चे और फिशर, ये 3 व्यक्ति हैं आपके अर्थशास्त्री, इन्हों के अलग अलग मेथड्स हैं। तो जो आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड है ना, वेटेड एग्रीगेट मेथड यानी कि भारित सामूहिकरण विधि, ठीक है भाई, भारित सामूहिकरण विधि। इस विधि में 3 बंदों के फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके फॉर्मूले की? लास्पियर, लास्पियर्स मेथड की, ठीक है, लास्पियर की विधि। अब देखो इसके विधि से जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या होता है हमारे पास? P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ P1 P0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 और मल्टीप्लाई में 100। ये है इसका फॉर्मूला लास्पियर के मेथड का, समेशन ऑफ P1 Q0
अपॉन में सॉरी समेशन ऑफ P1 P0 नहीं सॉरी P1 Q0 है, समेशन ऑफ P1 Q0 और अपॉन में P1 और P0 और Q0 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन देखो, आपके पास ना पेपर में क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि लास्पियर के मेथड से आपको निकालना है इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारे पास ना टेबल दे रखा होगा, आप देखना ध्यान से, टेबल दे रखा होगा हमारे पास। ठीक है, इसमें आपको मान के चलो ऐसा चार कुछ बना होगा। ठीक है, यहां है 2004 का प्राइस, यहां है 2004 की क्वांटिटी मात्रा, यहां है 2024 का प्राइस और यहां है 2024 की क्वांटिटी। ठीक है, जो 2004 का प्राइस है ना, पुराना प्राइस, इसको हम मान के चलेंगे क्या, P0, क्या जो क्वांटिटी है ऐसे मान के चलेंगे Q0, जो प्राइस है 2024 का ऐसे हम मान के चलेंगे P1, और जो क्वांटिटी है करंट ईयर की इसे हम मान के चलते हैं Q1। समझा चीज, बेस ईयर के प्राइस को P0, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर के प्राइस को P1, P1 Q0 अपॉन में P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100, लास्ट पेयर का फॉर्मूला है। अरे ठीक है सहज भाई, तो आपके पास प्राइस दे रखा है 2024 का, जिसे हम कहते हैं P0, सॉरी 2004 का, जिसे हम कहेंगे P0, क्वांटिटी दे रखा है 2004 का, उसे हम कहेंगे Q0, 2024 का जो प्राइस दे रखा है उसे हम कहेंगे P1, और जो 2024 की क्वांटिटी दे रखी है उसे हम कहेंगे Q1। ठीक है, आपके पास ये चार चीज ऐसा बनकर आता है टेबल के अंदर। मान के चलते प्राइस था 1 2 3 4 5, मर जाएगा खांसते एक दिन। देखो सुनो, ये है हमारे पास क्वांटिटी थी 10 8 6 4 2। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइस है हमारे पास 2024 का, वो हो गया मान के चलो 10 20 30 40 और 50, और जो क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 100 80 60 40 और 20। ठीक है, ये आपके पास चार टेबल आएगा। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ना, ये आपका Q1 है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग ना ये जो दो फॉर्मूले में बोला गया ना आपको वो बनाना है। क्या बनाना है, P1 Q0 का एक टेबल, P1 Q0 का एक टेबल। P1 Q0 का मतलब क्या हो गया कि आप किस किस को मल्टीप्लाई करोगे, P1 को, P1 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई, P1 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बस में याद है, सिंपल सा चीज होता है आपका इंडेक्स नंबर, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करो तो 10 दाही 100, 20 को 8 से करेंगे 160, 3 को करेंगे 180, 160 और कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, फिर अगला टेबल जो नीचे दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, P0 Q0, P0 Q0। तो यहां पर देखो P0 कितना है 1 और Q0 कितना है 10, तो 10 से कम 10, 2 8 3 6 18, 4 चौक 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। मैं सिंपल देखो, आपको जो बोला ना P1 Q0, तो P1 और Q0 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर अगला टेबल था आपके पास P0 Q0, तो हमने P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करके ये टेबल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बस हमें करना क्या है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, समेशन ऑफ P1 Q1, सॉरी P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100, यानी कि इनको प्लस करना है और इनको प्लस करना है बस। तो इनको प्लस करने पे 100 और 160 260, 260 और 180 400, सॉरी 440, 440 500 600 और 700। तो इनका सम कितना आ गया 700, और इनका सम करते हैं तो
16 दूनी 32, 32 और 18 कितना हो गया आपका 50 और 7 तो कितना हो गया 70 मल्टीप्लाई में 100 तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 7 के पहाड़े में 700 आता है कितनी बार में 100 बार में और 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1000। तो ये है आपका लास्ट ईयर का मेथड। बस आपको केवल ना फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी आपको 4 चीज ना पेपर में बन के खुद दे रखा होता है। आपको करना क्या था P1 Q0 तो आपने P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करके बनाया। आपको बनाना था P0 Q0 तो P0 और Q0 का मल्टीप्लाई करके हमने बनाया, फिर इसको आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले के ऊपर और आपका आंसर आ गया। ये था लास्ट ईयर का मेथड, ठीक है। अब एक मेथड होगा आपके पास, वो होगा हमारे पास कौन सा पास्चे का मेथड, ठीक है। और उसके बाद एक फिशर का, कर लो इसको। सो लास्ट टाइम हमने ना बात किया था लास्ट ईयर के मेथड के बारे में, जिसके अंदर मैंने बताया था लास्ट ईयर का जो मेथड का जो फॉर्मूला था ना वो क्या था आपका P01 इज इक्वल टू में आपका क्या था P1 Q0 अपॉन में क्या था आपका समेशन ऑफ P0 और Q0, ये फॉर्मूला था, उसमें मल्टीप्लाई में 100। ये फॉर्मूला था आपका किसका लास्ट ईयर का फॉर्मूला। अब आपके पास जो फॉर्मूला आता है वो होता है पास्चे का। तो पास्चे के अकॉर्डिंग अगर आपसे बोलता है इंडेक्स नंबर निकालो तो भाई इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है आपका समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। करने का तरीका देखो सिंपल है, आपके पास ना क्वेश्चन पेपर में ना 4 टेबल बनकर आएंगे। आपके पास क्वेश्चन पेपर में 4 टेबल बनके दिए होंगे। पहला टेबल कहेगा आपके पास क्या कि 2004 में प्राइस, आपके पास वो रखा होगा 2024 में प्राइस, आपको दे रखा होगा 2004 की क्वांटिटी और आपको दे रखा होगा 2000 हाँ आपके पास 2004 की क्वांटिटी दे रखी होगी और आपके पास 2024 की क्वांटिटी भी दे रखी होगी, ठीक है। मान के चलते ये दे रखा है 1 2 3 4 5, ये दे रखा है आपके पास 2 4 6 8 10, ठीक है। आपके पास क्वांटिटी दे रखी है 10 20 30 40 50, यहां पर दे रखी है 100 200 300 400 और 500, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। आपके पास ये 4 चीज तो दे रखे होंगे पेपर के अंदर। अब आपको ना देखो जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैंने कहा था ना जो बेस ईयर होता है, जो पुराना वाला साल होता है, तो ये पुराने वाले साल की प्राइस है ना, तो ये हो जाएगी हमारी क्या P0। जो पुराने वाले साल का वैल्यू होता है वो आपका 0 में चलता है, तो ये आपका P0 में, ये नए वाले साल का है तो ये हो जाएगा आपका P1। ये पुराने वाले साल की क्वांटिटी है तो ये हो जाएगा आपका Q0 और ये नए वाले साल की क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा आपका Q1, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, आपके पास फॉर्मूले में क्या बोला गया है P1 Q1 बोला गया है ना, तो आप एक टेबल बनाओगे, इसमें आप क्या लिखोगे P1 और Q1, यानी P1 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे Q1 से, तो आपका ये आ जाएगा। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200, 4 को 200 से करेंगे तो 800, 6 को 300 से करेंगे तो 1800, 8 को 400 से करेंगे तो 3200 और 10 को 500 से करेंगे तो 5000, ये आ गया। फिर आपके पास अगला क्या बोला है P0 Q1, P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, P0 और Q1 का, Q1 तो दोनों में ही है तो यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको, क्या P0 और Q1। तो P0 कितना है 1, Q1 कितना है 100, तो 100 कम 100, P0 कितना है 2 और Q1 कितना है तो 400 हो जाएगा। आपके पास P0 कितना है 3 और Q1 कितना है आपका 3, तो कितना आएगा 900, फिर हो जाएगा 4 को 400 से करेंगे तो 1600 और फिर आपके पास आएगा 5 को इससे करेंगे तो 2500। समझ चीज, इस तरह से आपके पास टेबल बन गया। आपके पास जो दे रखा है उसी का टेबल बनाना और कुछ नहीं करना। P1 Q1 मतलब P1 और Q1 का मल्टीप्लाई, P0 Q1 मतलब P0 और Q1 का मल्टीप्लाई, सिंपल। अब फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था आपका P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई में 100। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना आपको P1 और Q1 का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 1000 7 और 6000 7000 और 4 11000, कितना हो गया आपका 11000 है। अपॉन में इसको प्लस करेंगे तो 500 3000 3000 और 4000
5300, 5500, 5500, 5500 मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार में, सॉरी 11 से कटेगा 5 बार में, और 11 से कटेगा आपका 1000 बार में, और 5 से कट जाएगा कितनी बार में आपका 200। तो आंसर कितना आ गया आपका 200%। ठीक है भाई, सिंपल है। आपके पास जो बोला गया है, देखो यहां पे बता रहा हूं मैं, ये P1 Q1 मैंने इसका सम किया, P0 Q1 इसका सम किया, मल्टीप्लाई में कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपके पास, 5 के पहाड़ और 11 के पहाड़ में आता है 1000 बार में, और 11 के पहाड़ में आता है 5 बार में, और 5 के पहाड़ में 1000 आ जाएगा 200 बार में, तो आपका 200 आंसर आ गया। ठीक है, तो कल लास्ट ईयर वाला था, और आपके पास आज जो है आपका पास्ट ईयर मेथड है। बस ध्यान रखना, फॉर्मूला आपको पता है ना अगर, तो आपको टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको चारों चीज तो दे रखी होगी। बस बोला है P1 Q1, तो P1 Q1 को मल्टीप्लाई करके P1 Q1 का टेबल बन जाएगा, और आपको बोला है P0 Q1, तो P0 और Q1 का मिलकर के आपका एक टेबल बन जाएगा। सिंपल होता है। ठीक है, बस आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। लास्ट ईयर, पास या फिशर, अभी अगला मेथड होगा, उन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा इसके बेसिस पे। ठीक है, फटाफट टेप लो इसको। तो लास्ट ईयर हो गया, पास्ट ईयर हो गया। अब जो हमारे पास अगला मेथड होता है वो होता है किसका, फिशर का। ठीक है, फिशर का मेथड में भी आपको कुछ नहीं करना, केवल एक कंबाइंड फॉर्मूला है एक तरह से देखा जाए तो। देना नैतिक रस्तोगी, देखिए फिशर्स इंडेक्स नंबर मेथड, यानी कि बात करें अब हम फिशर के विधि। अब देखो, फिशर की अगर विधि की बात बताएंगे ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो अब तक आपने जितने भी दोनों फॉर्मूले पढ़े ना, दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके लिख दो। हमने लास्ट ईयर का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, P1 Q0 अपॉन में P0 और Q0। ठीक है, मल्टीप्लाई में अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, इसका फॉर्मूला कौन सा था आपके पास, P1 Q1 अपॉन में Q1, इसका अंडर रूट कर दो और मल्टीप्लाई में कर दो 100। बस ये है इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला है, और 100 बाहर लिखना है आपको, और कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, दोनों का फॉर्मूला है, और 100 बाहर पता है क्यों निकाला, अगर आप देखा जाएगा तो 100 यहां पर भी होगा और 100 यहां पर भी होगा ना, रूट के अंदर अगर 100 होगा तो 100 तो बाहर ही आ जाएगा ना, 100 का स्क्वायर हो गया तो फिर तो। ठीक है मिस्त्री, अब देखो ध्यान से, आपके पास ना एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए फरेबी तो क्या है हमारे पास, आपके पास तो मान के चलो P1 दे रखा है, यानी कि 2004 का प्राइस दे रखा है, Q1 दे रखा है, 2004 की क्वांटिटी दे रखी है, आपके पास P0, सॉरी पहले स्टार्टिंग में P0 और Q0, ये जो है 2004 का है, और ये भी 2004 की क्वांटिटी है, यह है प्राइस और यह है आपकी क्वांटिटी। यह है आपका P1 2024 का प्राइस, और यह है आपका Q1 2024 की क्वांटिटी। ठीक है, 2004 जो पिछला होता है ना, उसे हम जीरो से शो करते हैं, जैसे 2004 का प्राइस तो P0, 2004 की क्वांटिटी तो Q0, 2024 का प्राइस तो हो जाएगा आपका P1, और 2024 की क्वांटिटी तो ये क्या बन जाएगा आपका Q1। ठीक है, अब यहां पर आपको जितने फॉर्मूले दे रखे हैं ना, सबका एक टेबल बना दो। क्या दे रखा है आपके पास, P1 Q0, तो लिख देंगे P1 Q0, फिर अगला क्या बोला आपके पास, P0 Q0, फिर अगला क्या है आपके पास, P1 Q1, और फिर अगला दे रखा है आपके पास P0 और Q1। सुना है चीज, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 3 4 5, और ये आपके पास 10 20 30 40 50, ये था आपके पास क्या, 10 20 30, मैंने लास्ट टाइम यहां पे देखना P1 क्या माना था, मैं लास्ट टाइम देखना 2 4 6 8 10, और इसे माना था आपका 100 200 300 400 और 500, ये माना था ना हमने। अब देखो ध्यान समझना, अबे ठीक है, अब देखो तो क्या है हमारे पास, क्या पुट करना है आपको, P1 और Q0,
तो P1 और Q0 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दाई 20, बेस चौक 80, 30 छिंगा 180, 4 अट्ठे 320 और 500। ठीक है। फिर अगला आता है हमारे पास P0 Q0, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, P और 0 Q0 का। 1 दाही 10, 2 गुणा 20 40, 90, 160 और 250। फिर आपका P1 Q1, यानी P1 और Q1 का मल्टीप्लाई करना है। 2 को 100 से करेंगे 200, 4 को करेंगे तो 800, 1800, फिर 3200 और फिर हो जाएगा आपका 5000। फिर देखो एक और क्या कह रहा है हमारे पास, P0 Q1, P0 और 1 को 100 से करेंगे तो 100, 2 को 200 से करेंगे तो 400, 3 को 300 से करेंगे तो 900, 4 को करेंगे तो 1600 और 5 को 500 से करेंगे तो 2500। सारी वैल्यू आ गई। अब बस क्या करना है, सबको आपको रूट के अंदर प्रूफ करना है, वो पुट करना है। तो P01 फिर भी देखिए यहाँ पे P1 Q0 का जोड़, P1 और Q0 का जोड़ कितना आ रहा है, 100 और 500, 700, 700 और 500 कितना हो गया, 1200, 1200 आ रहा है ना। 100, 200, 300, 600, 600, 500, 1100 आ रहा है। 1100 आ रहा है ना यश। 100, 200, 300, 300, 600 और 500, 1100। फिर ऐसे अगला बात करेंगे, बटे में क्या है इसके, P0 Q0 50 और 150, 200, 300, 500, 550, यही आ रहा है ना। ठीक है। फिर अगला P1 Q1 है ना मल्टीप्लाई में, तो 1000, 2000, 3000, 6000 और 5, 11000, कितना आ गया, 11000। और ऐसे इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5500। कितना आ जाएगा, गुणे में 100। ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट में, यहां बच गया आपके पास 110 गुणे में 110 और नीचे क्या बच गया आपका 55 गुणे में 55। हमें पता है ना, रूट में जब भी कोई दो नंबर होते हैं तो उनकी वैल्यू बाहर आकर के 1 बन जाती है ना। जैसे कि रूट के अंदर अगर 2 गुणा 2 है तो दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, केवल 2। ठीक है, बाहर सुना करण, रूट के अंदर अगर जैसे 2 गुणा 2 होता है ना तो वो कट के केवल बाहर एक ही वैल्यू आ जाती है 2। तो ऐसे ही यहां पर भी आप देख रहे हो कि 2 वैल्यू है ना इसकी, तो बाहर आ जाएगा 110, यहां पर भी 2 वैल्यू है तो कट के कितना आ जाएगा, केवल एक वैल्यू आ जाएगी ना, और गुणे में आ जाएगा आपका 100। कितना हो गया हमारे पास, ये 11 से कटेगा आपका 10 बार में, 11 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया आपका 200। सेम देखो क्वेश्चन आपका जब तक सेम रहता है आपका आंसर हर एक मेथड से सेम ही रहेगा। ठीक है भाई, फटाफट टेप लीजिए इसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि ये कंज्यूमर के द्वारा करेंट ईयर में यानी कि चालू वर्ष में और बेस ईयर में जो निश्चित कीमतों पर, दिए गए कीमतों पर वस्तु और सेवाओं की मांग की गई थी ना, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की गई थी, उनके बीच में कंपैरिजन करवाता है। समझाया चीज, मतलब ये कंज्यूमर के द्वारा बेस ईयर और करेंट ईयर में, कंज्यूमर के द्वारा बेस ईयर एंड करेंट ईयर में जो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड की गई थी उस प्राइस के ऊपर कंपैरिजन शो करता है। ठीक है, यानी यह उपभोक्ता के द्वारा की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की मांग की चालू वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना करता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे देश के अंदर, जिशान, हमारे देश में सूचकांक पर यानी जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है सीपीआई, ये किन किन कैटेगरी के लिए फॉलो किया जाता है, तो ये 3 कैटेगरी के लिए किया जाता है। एक शहरी गैर शारीरिक कर्मचारी यानी कि अर्बन नॉन फिजिकल वर्कर, दूसरा होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक श्रमिक, और तीसरा जो होता है हमारे पास किसके लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए यानी कि आपका कृषि श्रमिक के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो जैसा कि हमने बात किया था कि सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक, तो मैंने बताया भी था क्या कि ये ना एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जो कि शो करता है कंज्यूमर के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, वो भी कब, जब करंट ईयर और बेस ईयर के प्राइस में जो चेंज आया था ना उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर के बिहेव में कैसा चेंज आया, वो कौन शो करता है, आपका सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब जो बात करते हैं ना, तो सीपीआई निकालने के भी आपके ना दो मेथड है। सीपीआई को कैलकुलेट करने के कितने मेथड है आपके, दो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालने के दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है आपके पास एग्रीगेट मेथड, एग्रीगेट मेथड यानी कि सामूहिकरण विधि, और जो दूसरा मेथड है आपके पास वो होता है आपका फैमिली बजट मेथड। जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है आपका, फैमिली बजट मेथड। तो दो तरह के मेथड होते हैं सीपीआई को कैलकुलेट करने के, एक होता है आपका एग्रीगेट मेथड यानी कि सामूहिकरण विधि, और दूसरा होता है आपके पास फैमिली बजट मेथड। अब दोनों में ना कोई ज्यादा अंतर नहीं, आपको ऐसा नहीं कोई नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं, ये जो फॉर्मूला है ना आपका, ये वही वाला फॉर्मूला है जो किसका फॉर्मूला था, लास्ट ईयर का, किसका, और लास्ट ईयर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, उसमें पढ़ा था क्या होता है फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन में समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई में 100। तो ये सेम फॉर्मूला है इसका भी, लास्ट ईयर का सेम वही फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं। और वही अगर हम बात कर रहे थे आपका फैमिली बजट मेथड के अंदर, तो यहां पर क्या फॉर्मूला था, P01 इज इक्वल टू में समेशन ऑफ RW और अपॉन में समेशन ऑफ W। ठीक है, जहां पर हमें पता था ना, ये हमने वो वाला में किया था, कौन सा मेथड था हमारे पास, वेटेड मेथड था, और वेटेड मेथड के अंदर भी, भारित विधि के अंदर भी जो एवरेज वैल्यू मेथड था उसके अंदर ये फॉर्मूला लगा था, डिट्टो वही फॉर्मूला है, हमने इसके बारे में कर लिया था ना यार, यहां पर बताया था हमने, ये सेम वही है कि आपके पास ना सब कुछ दे रखा होगा, W भी दे रखा होगा, और आपको R निकालना था, और R कैसे निकालते थे, P1 अपॉन में P0, P1 अपॉन में P0 को डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई में 100 करते थे, तो आपके पास R आ जाता था, फिर आप R को W से मल्टीप्लाई करके RW निकालते थे, और RW का जोड़ बटे में W का जोड़, सेम वही था जो हमने कहां पढ़ा था आपका भारित औसत मूल्य विधि के अंदर, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं इनको करवा नहीं रहा, ठीक है, सेम वही चीज है। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है ना कि आप सीपीआई कैलकुलेट करो, तो सीपीआई को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, लास्ट ईयर का मेथड और एक आपके पास ये वाला, ये सेम वैसा ही मेथड है जो किसके में था आपका, वेटेड एवरेज वैल्यू मेथड यानी कि भारित औसत मूल्य विधि, सेम वही है। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा था, सेम वही आपका लास्ट ईयर के जैसा, ये सेम डिट्टो वैसा ही, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं आता। तो हमने बात कर दिया सीपीआई निकालने के दो मेथड भी होते हैं हमारे पास। अच्छा, अब आपसे ना एक चीज और पूछ सकता है कि सीपीआई को यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम ना यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक को, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसको हम लोग ना एक और नाम से जानते हैं, और उस नाम को, उसका नाम है आपका प्राइस इंडेक्स ऑफ कॉस्ट लिविंग इंडेक्स, प्राइस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है हमारे पास क्या, प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ये कह सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि जीवन स्तर की लागत का सूचकांक हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसको हम दो नामों से जानते हैं, जो आपका सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है ये चीज कि सीपीआई का हम इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपसे जो पूछ सकता है कि इसका यूज क्या है, यानी यूजेज ऑफ सीपीआई, आपसे पूछ सकता है कि यूजेज ऑफ सीपीआई यानी कि उपभोक्ता कीमत
सूचकांक का उपयोग कहां कहां होता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है? तो देखो, इसका उपयोग जो होता है ना, वो कीमत नीति का निर्धारण करने के लिए, यानी कि पहली बात तो इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास कीमत नीति का निर्धारण करने के लिए, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। ठीक है, यानी कि कीमत नीति का निर्धारण करने का मतलब ये है, क्योंकि मैंने बताया ना, जो आपका सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये दर्शाता है कि आखिर कोई भी कंज्यूमर जो है ना, वो कब या कितने कीमत पर कितनी डिमांड कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सरकार ना यह तय कर सकती है कि हमें मार्केट के अंदर ना क्या रेट या क्या कीमत डिसाइड करनी चाहिए। ठीक है, समझा चीज? कहीं ना कहीं ये ना एक कंज्यूमर की क्रय शक्ति, यानी कि पावर ऑफ परचेज को शो करता है। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सरकार यह तय कर पाएगी कि हाँ भाई, हम ना मार्केट के अंदर क्या कीमत रखें। ठीक है, दूसरा जो इसका यूज होता है आपका, वो होता है क्या कि मजदूरी समायोजन। मजदूरी समायोजन यानी कि आपका वेजेस एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया इसको हम और किस नाम से जानते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कहीं ना ये यह भी प्रकट करता है हमारे पास कि आखिर व्यक्तियों का जो जीवन स्तर है, उनकी लागत क्या आती है। तो कहीं ना इसके अकॉर्डिंग ना उद्योग या है जो इंडस्ट्रीज है, जो सरकार है ना, वो कहीं ना कहीं यह डिटरमाइन कर पाएंगे कि आखिर एक देश के अंदर ना किसी व्यक्ति को कितनी मिनिमम मजदूरी मिलनी चाहिए, जो वेजेस रेट होता है ना मैक्सिमम, वो कितना होना चाहिए। तो सीपीआई के द्वारा पहला तो हम ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर देश के अंदर क्या कीमत रखनी चाहिए किसी भी चीज की। दूसरा, इसके द्वारा हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर जो मजदूरी रेट है किसी भी देश के अंदर, जो वेजेस रेट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए। क्योंकि ये सीपीआई जो है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो कहना कि ये देश के अंदर जो आपके मजदूर होते हैं, उन मजदूरों की कितनी मजदूरी दर होनी चाहिए। सरकार डिसाइड करती है ना कि भाई कोई भी कंपनी अपने मजदूरों को इतने से कम पैसा नहीं देगी, तो उसको डिसाइड करने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है क्या, इसका इस्तेमाल हम ना मार्केट को एनालाइज करने के लिए भी करते हैं, यानी कि हेल्प इन एनालाइजिंग द मार्केट, यानी कि बाजार का विश्लेषण करने में भी हमें हेल्प करता है। क्योंकि मैंने बताया ये क्या शो कर रहा है कि कंज्यूमर जो है ना, वो अभी के कीमत पर कितना डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि आखिर मार्केट में मांग ज्यादा हो रही है या सप्लाई ज्यादा हो रही है। ठीक है, इन सबको ये मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम हेल्प करते हैं, किसका? सीपीआई का हेल्प लेते हैं। ठीक है, और फिर एक लास्ट होता है हमारे पास क्या, ये हेल्पफुल होता है हमारा किसके लिए? नेशनल इनकम डिफ्लेटर के तौर पर, नेशनल इनकम डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने में। अब नेशनल इनकम डिफ्लेटर यानी कि राष्ट्रीय आय अपस्फायक को कैलकुलेट करने में। अच्छा देखो, एक बार बताऊं मैं आपको कि आखिर ये जो राष्ट्रीय आय अपस्फायक होता है ना, ये होता क्या है समझना। तो नेशनल इनकम डिफ्लेटर का मतलब होता है, ये नाम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये हम कैलकुलेट करते हैं ना कि करंट ईयर पे, मतलब आज का जो करंट ईयर चल रहा है, इस ईयर चालू वर्ष में और बेस ईयर पर, दोनों के अकॉर्डिंग जीडीपी जो है हमारे देश की, जो नेशनल इनकम है, वो कितनी बढ़ रही थी या कितनी कम आ रही थी उसमें। ठीक है, यानी कि जो नेशनल इनकम डिफ्लेटर है हमारा, जो राष्ट्रीय आय अपस्फायक है, यह हेल्प करता है यह फाइंड करने में हेल्प टू फाइंड क्या, कि जो चेंज आया है, चेंज इन नेशनल इनकम बिटवीन करेंट ईयर एंड बेस ईयर। क्योंकि ये हेल्प करता है हमें करेंट ईयर और बेस ईयर में नेशनल इनकम में कितना चेंज आया। और हम सीपीआई में तो यही करते रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम ये तो कर रहे हैं ना कि हम बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग
कंज्यूमर की डिमांड को चेकआउट करते हैं। और हमें एक बात याद रखना, जब हम 12th में पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि जब भी हम डिमांड करते हैं ना, तो डिमांड करने से, मैं तो डिमांड कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं, और मेरे डिमांड करने से सामने वाले के पास क्या जाएगा, पैसा, और उसके पास जो पैसा गया ना वो उसकी क्या बन जाती है, उसकी इनकम बन जाती है। क्या बन जाती है, उसकी इनकम। सही है चीज। तो याद रखना कहीं ना ये जो है वो हेल्प करता है नेशनल इनकम डिफ्लेटर को चेकआउट करने में, राष्ट्रीय आय चेक करने में। और ये होता क्या है, तो ये हमें हेल्प करता है ये चेंज चेक करने में कि नेशनल इनकम में कितना चेंज आया ड्यूरिंग करंट ईयर और आपका बेस ईयर में। ठीक है, यानी यह है हमें आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछे सीपीआई के क्या क्या यूज हैं, तो पहला इस्तेमाल हो गया इसका कि यह मार्केट में प्राइस डिसाइड करने के हेल्पफुल होता है कि कितने प्राइस पे कंज्यूमर खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे कंज्यूमर नहीं खरीद पाएंगे। दूसरा, ये डिसाइड करता है कि आखिर भाई को ये है क्या, इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी तो कहते हैं, यानी जीवन स्तर सूचकांक भी कहते हैं। तो कहना कि ये बताता है कि एक मजदूर को आखिर कितनी मजदूरी मिनिमम मिलनी चाहिए। तीसरा, इसकी सहायता से हम ये चेक कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, डिमांड ज्यादा चल रहा है, सप्लाई ज्यादा चल रहा है। ठीक है, और लास्ट, ये हेल्प करता है नेशनल इनकम डिफ्लेटर को भी चेकआउट करने में। क्यों? क्योंकि ये शो क्या करता है, ये शो करता है नेशनल इनकम डिफ्लेटर जो होता है हमारा राष्ट्रीय आय के क्या बताता है हमें, ये बताता है कि राष्ट्रीय आय में कितना चेंज आ रहा है बेस ईयर यानी पुराने सालों में और आज के साल में कितना चेंज आया, और वो हम इसके द्वारा ही पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। सो हमारे पास बस केवल 2 पेज हैं इसके अंदर, और बाकी अगर हम बात करते हैं, देखो एक क्या होता है हमारे पास, ये होता है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं थोक कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक कीमत सूचकांक। अब देखो ये होता क्या, समझना ध्यान से। तो सिंपल सी बात है, होलसेल तो आपको पता है ना, होलसेल क्या होता है। तो होलसेल एक ऐसा मार्केट जहां पर ना जो बल्क में माल बिकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है हमारे पास कि थोक कीमत सूचकांक वह सूचकांक है जो थोक बाजार में यानी कि होलसेल मार्केट में बेची जाने वाली वस्तुओं की होलसेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को शो करता है। यानी कि होलसेल मार्केट के अंदर होलसेल रेट पर जो भी वस्तुएं बेची जा रही है ना, उनके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम कहते हैं क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा नापते हैं। ठीक है, होलसेल मार्केट के अंदर होलसेल प्राइस पर बेची जाने वाली वस्तुओं में कितना चेंजेस आ रहा है, इसी को हम कहते हैं क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अगर दूसरा हमारे पास ये होता है आपके पास मुद्रास्फीति और सूचकांक, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें, देखो ये क्या होता है, समझना ध्यान से। तो कहते हैं यह उस स्थिति से है, इन्फ्लेशन का समझते हो ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कीमतों का लगातार बढ़ते रहना। तो यानी कहीं ना कहीं यह वह सिचुएशन होती है जब किसी भी देश में ना एक लंबे समय से कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। और इसको भी याद रखना, अगर आपसे पूछते हैं ना कि हम इन्फ्लेशन को किससे मेजर करते हैं, तो WPI से, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से हम इसको भी मापते हैं। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो ये ऐसा है हमारे पास जो किसी भी देश में लंबे समय से कीमतों में होने वाली वृद्धि को शो करता है कि किसी भी देश में लंबे समय से कितना प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको हम किस चीज से नापते हैं, तो इसको हम नापते हैं थोक कीमतों के द्वारा, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा इसको भी नापते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ना, अगर आपसे बोलता है कि ना जो आखिर इन्फ्लेशन रेट है, मुद्रास्फीति की दर, हम इसको कैसे नापते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है A2 - A1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई में 100। A1 का मतलब पहले वीक में क्या था WPI, और A2 का मतलब सेकेंड वीक में क्या है WPI। यानी कि पहले वीक में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था, सेकेंड वीक में कितना था। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं दे रखा होगा ना, तो हमारे पास आपको मेंशन कर रहा होगा, हमारे पास तो होलसेल प्राइस निकालने कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बस आपसे MCQ बेस पे पूछता है, और ये चीजें ना आपको जल्दी पूछने नहीं आते थे, बट अपना कुछ दिनों से पूछे जाते हैं, MCQ बेस पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे इन्फ्लेशन रेट A2 - A1 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई में 100, जहां पे A2 का मतलब होता है कि दूसरे सप्ताह में WPI कितना था हमारा, WPI का मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक, और A1 का मतलब पहले सप्ताह में कितना था वो। क्योंकि मैंने कहा ना, आप कीमत में चेंज को, जो इन्फ्लेशन रेट है, आप इसको किस आधार पे नापते हो, होलसेल के हिसाब से नापते हो। ठीक है, तो इस तरह से
और इसी के साथ जो आपका प्राइस इंडेक्स वाला चैप्टर था कंप्लीट हो जाता है। मेजर जो चीजें थे कौन कौन से थे आपके इसके अंदर, लास्पियर, पास्चे, फिशर, तीनों वाले, ठीक है। और फिर आपका वेटेड मेथड का RW/W और एक CPI वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमने स्टैटिक्स वाला ये वाला बुक जो था कंप्लीट हो गया। अब हम जो बात करेंगे चालू करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चालू करेंगे, ठीक है।